जी नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वीरेंद्र आज क्लासेस पर। तो आइए बच्चों, हम जानते हैं कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, हम कल वर्णमाला हमने शुरू किया था, सामान्य हिंदी का पहला चैप्टर, उसी क्लास को हम आज आगे बढ़ाते हैं। तो बात करें कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने कहा कि वर्ण के दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार होता है बच्चे स्वर और दूसरा प्रकार होता है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। तो आपसे कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर एक व्यंजन। अगर मैं बात करूं बच्चे, तो मैंने कहा कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी थी, तो आपने कहा कुल वर्णों की संख्या थी 52, यानी कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण थे। अगर मैं बात करूं कि इन 52 वर्णों में से जो स्वर और व्यंजन में विभाजन किया गया है, तो स्वरों की संख्या कितनी है, तो हम बात करते हैं बच्चे कि हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11। और अगर इस आधार पर व्यंजन की संख्या में देखूं बच्चे, तो व्यंजन की संख्या बनती है 52 में से 11 हटा दिया तो हमने कहा कि टोटल व्यंजन की संख्या बनती है 41। अब यहाँ बच्चे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मूल व्यंजन की संख्या कितनी है। मूल व्यंजन की संख्या कितनी है, तो मूल व्यंजन की संख्या है बच्चे 33। कौन कौन से मूल व्यंजन होते हैं, ये हम व्यंजन की क्लास में देखेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, कुल व्यंजन, तो टोटल व्यंजनों की संख्या होती है बच्चे 41। तो हिंदी वर्णमाला के 52 वर्णों का विभाजन किन दो भागों में किया गया है, 11 स्वर में और 41 व्यंजन में। अब हम बात करते हैं बच्चे कि स्वर क्या होता है। स्वर क्या होता है, तो मैंने कहा, अगर मैं कहूं कि स्वर वे होते हैं जिसका बिना किसी बाधा के, स्वर वे होते हैं जिसका बिना किसी बाधा के सतत उच्चारण होता है, सतत उच्चारण होता है। तो आपने कहा कि समझ में नहीं आया सर, इसे समझाइए, सतत उच्चारण का मतलब क्या होता है। तो स्वर वे होते हैं जिनका बिना किसी बाधा के सतत उच्चारण होता है। जैसे बच्चे मान लो आपने कहा ई, लगातार आपने उच्चारण कर दिया, कोई रुकावट तो नहीं आई। आपने कहा ए, आपने कहा ऊ, जब तक आपकी सांस नहीं फूल जाती आप इसका लगातार उच्चारण कर सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे में एक व्यंजन लिखता हूं, मैंने लिखा के, आप इसका लगातार उच्चारण कीजिए। आपने कहा के, तो आपने देखा बच्चे कि शुरुआत तो कैसे हुई, लेकिन बस शुरुआत में ही क्या आया, उसके बाद आप किसके उच्चारण कर रहे हैं, ए का। देखिए के, लास्ट में आपको ए दिखाई देगा। इसका मतलब व्यंजनों का सतत उच्चारण नहीं होता। सतत उच्चारण किसका होता है, बिना किसी बाधा के सतत उच्चारण। अगर मैं इससे आगे बात करूं कि क्या और भी डेफिनेशन होती है इसकी, तो मैंने कहा हाँ, दूसरी भी डेफिनेशन होती है। तो क्या होती है, बिना किसी अन्य वर्ण की, बिना किसी अन्य वर्ण की, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के उच्चारण होता है, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के उच्चारण होता है, सहायता के उच्चारण होता है। तो ये दूसरी बात आ गई। उसने कहा कि बिना किसी सहायता के, यानी कि किसी वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती क्या इसके उच्चारण में, नहीं पड़ते बच्चे। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इसीलिए इन्हें स्वतंत्र ध्वनियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वतंत्र ध्वनियां कहा जाता है। तो स्वतंत्र ध्वनियां कौन सी होती हैं बच्चे, स्वर होती हैं। क्यों होती हैं स्वतंत्र ध्वनियां स्वर, क्योंकि उनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं होती। तो बच्चे तीन डेफिनेशन आ गई। वे वर्ण जिनका सतत उच्चारण हो रहा, वे वर्ण जो स्वतंत्र ध्वनियां हैं, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। अब एक डेफिनेशन और दी जाती है बच्चे, ध्यान से सुनना इसे। तो मैं कहता हूं कि स्वर वे हैं जिनका उच्चारण करते समय हवा जो है मुख से बिना किसी बाधा के बाहर निकलती है। फिर सुनिए ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है कि किन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी बाधा के बाहर आती है, तो वे स्वर कहलाते हैं। बच्चे किसी भी ध्वनि का उच्चारण जो करते हैं, हमारे मुंह से जो आवाज बाहर निकलती है जिसे हम ध्वनि बोलते हैं,
जो हमारे लंग्स में, फेफड़ों में वायु भरी हुई है, वही हमारे गले से, हमारे तालव्य से, हमारे मूर्धन्य से, हमारे दांतों से, हमारे ओष्ठों से टकराती हुई बाहर आती है। तो जिस जिस अंग से वो हवा टकराती है या हमारी जीभ मुंह के जिस हिस्से को छूती है, उसी के आधार पर इनका वर्गीकरण करते हैं। तो मैंने कहा कि स्वर तो वे हैं जिनका उच्चारण करते समय हवा बिना किसी बाधा के मुख विवर से बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। तो फिर बच्चे सवाल उठा कि स्वर कितने होते हैं। तो आपने मेरे प्यारे बच्चों देख लिया स्वर कितने होते हैं, तो मैं इससे आगे बढ़ाता हूं क्लास को। तो आइए बच्चे देखते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो मैंने कहा कि स्वरों की संख्या होती है 11। कितने स्वर होते हैं बच्चे? 11। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। अब कौन से होते हैं? तो आपने कहा ए होता है, आ होता है, फिर ई होता है, आई होता है, ऊ होता है, औ होता है, ऋषि होता है, आपने कहा ए होता है, आपने कहा आई होता है, फिर ओ होता है, और फिर आपने कहा औ होता है। तो स्वरों की संख्या बच्चे कितनी होती है? 11 होती है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि स्वरों की संख्या तो 11 होती है, लेकिन इनकी मात्राएं कितनी होती हैं? तो बच्चे आप बात करें ए की कोई मात्रा नहीं होती। क्यों मात्रा नहीं होती? मात्रा तो होती है, जब आप उसे छंद में काउंट करते हो तो इसकी मात्रा 1 काउंट होती है, लेकिन वो दिखती नहीं है। कैसे नहीं दिखती? देखो, जैसे आपने मैं में मान लो ए जोड़ दिया तो क्या पढ़ा जाएगा बच्चे? ये मैं पढ़ा जाएगा। क्या इसमें मात्रा दिख रही है? लेकिन अगर आपने मैं में ऊ जोड़ दिया तो देखो इसकी मात्रा 100 होनी शुरू हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे कि इसमें मात्रा नहीं है, मात्रा तो इसमें है, बस उसका कोई प्रतीक चिन्ह या वो 100 नहीं होती। छंद में जब आप काउंट करेंगे तो इसकी 1 मात्रा काउंट करेंगे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहते हैं 11। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो फिर बच्चे आपको 10 ही करनी है। कितनी करनी है? 10 करनी है। तो अब देखिए इसमें आगे समझते हैं कि इसकी मात्रा तो हो गई 0 यानी कि 0। इसकी क्या होगी बच्चे? आ। इसकी छोटी इस तरह से, इसकी बड़ी। ये क्या होगा बच्चे? छोटा हो, ये बड़ा हो। ये आप देखते हैं ना इस तरह से लगता है ऋषि। इसकी क्या मात्रा होगी बच्चे? ये। और इसकी ये मात्रा होगी। यहां आप देखें बच्चे तो ये मात्रा होगी, और इसकी मात्रा कितनी होगी? 2। क्लियर है बच्चे? मात्रा समझ गए? अब आगे चलते हैं बच्चे। एक बात समझिए, मैं थोड़ा सा ऋषि का कंफ्यूजन दूर करता हूं। अगर आप जिस आयोग की भी परीक्षा देते हो, सवाल है आपके मन में ये भी तो उठ सकता है वीडियो देखते समय कि जो हिंदी की क्लास चल रही है, आखिर इनका पर्पज कौन सा एग्जाम है, यानी कि किस एग्जाम को उद्देश्य में रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सभी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते समय आपको बराबर मार्क्स की, जितने हिंदी, जितनी अंग्रेजी, जितनी जीके, उतना ही मैथ, यानी कि समान मात्रा में हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग। यूपी का कोई एग्जाम मुश्किल से ऐसा होगा जिसमें सामान्य हिंदी के प्रश्न ना पूछे जाते हों। तो आप कह सकते हो कि फिर बात उठती है, तो फिर किसकी हिंदी हम पढ़ रहे हैं? हम यूपी पुलिस की पढ़ रहे हैं, या उत्तर प्रदेश जो है दरोगा की पढ़ रहे हैं, या यूपी SSS के थ्रू होने वाले अलग अलग एग्जाम, लोअर का एग्जाम, वीडियो का एग्जाम, पेट का एग्जाम, लेखपाल का एग्जाम। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ये कंप्लीट क्लास करते हैं, सामान्य हिंदी की ये कंप्लीट क्लास करते हैं, तो आपको लेकर पुलिस से लेखपाल, वीडियो, यानी कि यूपी के सभी एग्जाम्स कवर होंगे। प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जाम है, जिन में हिंदी आती है, उनकी भी हिंदी आपकी कंप्लीट होगी। जैसे आप SSC GD में 20 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, वो भी आपके सारे कंप्लीट होंगे। तो अब यहाँ बात करते हैं, आपको किसी भी एग्जाम में पूछा कि भाई ऋषि स्वर है, तो हाँ ऋषि स्वर है। आयोग वाले आज भी ऋषि को स्वर मानते हैं। लेकिन बहुत सारे जो वैयाकरण है, वैयाकरण का मतलब क्या होता है? जो व्याकरण जानता है उन्हें वैयाकरण बोलते हैं, ये शब्द होता है। ठीक है, ये 1 वर्ड में कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है? व्याकरण को जानने वाला वैयाकरण कहलाता है। तो बहुत सारे वैयाकरण हैं, जैसे कामता प्रसाद हैं, हरदेव भारी हैं, तिवारी जी हैं, वो ये मानते हैं कि ऋषि तो स्वर है नहीं। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, आपको ऋषि को स्वर ही मानना, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि संस्कृत में तो आज भी ऋषि जो है स्वर ही है। अगर मैं संस्कृत की बात करूं तो ऋषि जो है स्वर ही है। लेकिन क्या हिंदी में ये स्वर है? हिंदी में क्या ये स्वर है? तो वो कहते हैं कि हिंदी में अगर आज से लगभग जो है 2500 साल पहले चले जाओ, 2500 साल पहले, तो एक पाली भाषा आई। पाली भाषा,
उसी में जो है ऋषि स्वर की श्रेणी से बाहर हो गया। तो उन्होंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा जब हम संस्कृत में ऋषि का उच्चारण करते हैं, जब हम संस्कृत में ऋषि का उच्चारण करते हैं तो यह हमारे मुख विवर के किसी भी हिस्से को नहीं छूता, इसीलिए संस्कृत जो है, संस्कृत में ऋषि स्वर है। लेकिन जब हम इसका हिंदी में उच्चारण करते हैं बच्चा, किसमें उच्चारण करते हैं? हिंदी में। तो हिंदी में अब इसका उच्चारण जो है री हो गया है। री, री का मतलब रे प्लस ई को मिलाकर। तो उन्होंने कहा रे में आप देखते हो, जब आप रे का उच्चारण करते हैं तो आपकी जीभ जो है मुंह के हिस्से को टच करती है, इसका मतलब ये स्वर नहीं है। तो उनका ये मानना है। लेकिन अभी किसी भी आयोग ने इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा है कि उन्होंने ऋषि को स्वर की श्रेणी से हटा दिया है। तो कितने स्वरों की संख्या हुई बच्चे? 11। एक बार फिर बताइए कितनी हुई? 11 स्वर हुए। कौन कौन से हुए ये आपने देख लिए। मात्राएं कितनी है बच्चे? 10 मात्राएं हैं। क्लियर है यहां तक सारी चीजें? चलिए अब हम आगे चलते हैं, एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं कि ये आगत स्वर क्या है। चलो चलो बच्चों, आगत स्वर के बारे में देखते हैं कि ये आगत स्वर क्या वाला है। तो एक शब्द आता है आगत स्वर। आगत स्वर, या इसी को हम बोलते हैं ग्रहित स्वर। आगत, आगत का मतलब है आया हुआ, यानी कि हमारा अपना नहीं है, आया हुआ है कहीं से बाहर से। या ग्रहित का क्या मतलब होता है बच्चे? ग्रहण किया हुआ, यानी कि हमने ग्रहण किया है कहीं से। अब सवाल उठता है, आपके मन में सवाल आएगा भाई कहां से आया हुआ है ये कहां से ग्रहण किया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों में कुछ शब्द लिखता हूं सबसे पहले, फिर बताता हूं। आपने ये लिखा कि आगत स्वर होता क्या है, तो पहले मैं लिखता हूं ये वाला आगत स्वर होता है। आप जो बस ये चंद्र चढ़ा देते हैं ना, अर्धचंद्र, इसे हम बोलते हैं। बिंदु नहीं है, अगर बिंदु चढ़ गया तो वो अनुनासिक हो गया। ये क्या है? आगत है, बिना बिंदी का अर्धचंद्र है, इसे हम आगत स्वर बोलते हैं। जैसे मैं कुछ शब्द लिखता हूँ, आपने कहा कि आज किसी का बर्थडे है तो हमें जो है टॉफी बांटनी है, चलो टॉफी बांट लीजिए, अगर आप छोटे बच्चे हैं। अगर आप बड़े हैं तो आपने कहेंगे कि आज किसी का बर्थडे है तो उसके साथ क्यों ना जो है कॉफी शॉप में कॉफी पी जाए, चलो अच्छी बात है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि चलो मॉल चल रहे हैं, मॉल में घूम के आएंगे, बन सकता है आपके दिमाग में। या ऐसा भी आ सकता है कि यार आज तबीयत खराब है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं। तो आपने देखा यार सब सारे वर्ड में जो है ये आ रहा है। आपने देखा टॉफी में भी है, कॉफी में भी है, मॉल में भी है, डॉक्टर में भी है, बहुत सारे शब्द हैं। एक बच्चे ने कही पापा मुझे कॉपी खरीद के लानी है, तो बेटा कॉपी में भी आगत स्वर आ गया। अब सवाल ये उठा कि ये किस भाषा के शब्द हैं? संस्कृत में तो ऐसा नहीं था, और अगर संस्कृत में ऐसा नहीं था तो इसका मतलब ये संस्कृत का शब्द तो नहीं है। तो ये आए कहां से बच्चे? इसीलिए ना आगत बोला जाता है, इन्हें गृहीत शब्द कहा जाता है। क्यों कहा जाता है समझिए। देखो बच्चे, ये आपको दिख रहे होंगे, टॉफी, कॉफी, मॉल, डॉक्टर, कॉपी शॉप भी बोलते हैं। तो बच्चे जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमने कहा कि अंग्रेजी और अन्य यूरोपीय भाषाओं से जो शब्द ऐसे के ऐसे हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे, उन्हीं को जो है आगत स्वर कहा गया। मैं फिर पढ़ता हूं, इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी और अन्य यूरोपीय भाषाओं से जो शब्द ऐसे के ऐसे बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे, वो आगत स्वर कहलाए। तो आपका सवाल उठा कि भाई आगत स्वर तो अब समझ में आए हैं, यानी कि ये तो हमारे संस्कृत से नहीं आए, क्योंकि हिंदी का निर्माण तो अधिक आप देखेंगे तो संस्कृत से हिंदी बनी है। इसका मतलब जो संस्कृत के शब्द हमने बिना किसी परिवर्तन के अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग कर दिए, वो क्या कहलाए बच्चे? वो कहलाए तत्सम। और संस्कृत के जिन शब्दों में हमने कुछ चेंज करके, कुछ परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग कर दिया, वो क्या कहलाए बच्चे? आपने कहा तद्भव कहलाए ना, तद्भव। तत्सम, तत् माने उसके, सम माने समान, यानी कि उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। आपने कहा तद्भव, तद माने जो है उसके, और भव माने उत्पन्न होने वाले, यानी कि उससे उत्पन्न होने वाले। तो किससे उत्पन्न होने वाले? संस्कृत से। तो इसका मतलब ये तो संस्कृत से नहीं आए, तो इन्हें क्या मानेंगे बच्चे? ये तो अपनी अपनी विशेषता है। तो बच्चे जहां भी ये अर्धचंद्र लगा हो ना, तो आपको क्या मानना है? वो तद्भव शब्द होगा। इसका मतलब वो तत्सम का तो है नहीं। तो मैंने कहा कि यूरोपीय भाषाओं से, यूरोपीय या आप अंग्रेजी भी लिख सकते हैं, यूरोपीय भाषाओं से लिए गए शब्द, लिए गए शब्द क्या कहलाते हैं बच्चे? तो आपने कहा आगत स्वर। अब बच्चे जब हम छंद पढ़ेंगे ना, मैंने कल भी कहा था, वर्णमाला जब आप पढ़ते हो ना, तो आप छंद सीख जाते हो बच्चे।
अगर आपने वर्णमाला कायदे से पढ़ ली तो फिर चंद पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस उसमें तो फिर मात्राएं गिननी है कि लाला में कितनी मात्राएं हैं, चौपाई में कितनी है, दोहा में कितनी है, हरिगीतिका में कितनी है। समझ गए ना बच्चे? तो इनकी मात्रा भी हम सीखते हैं। तो अगर मैं आगत स्वर की बात करूं बच्चे, आगत स्वर की, तो इसकी मात्रा होती है देखो 2। कितनी मात्रा होती है? 2। लेकिन उस साइन को हम इस तरह से लिखते हैं बच्चे। ये साइन क्या कहलाता है? ये साइन एस नहीं है बच्चे, ये साइन कहलाता है गुरु। जब डबल मात्रा होती है, दीर्घ मात्रा, 2 मात्राएं होती हैं, तो हम उसे बोलते हैं गुरु। तो आपने जब छंद का चैप्टर कहीं पढ़ा होगा तो मात्राएं में कहीं तो 1 लिखा होगा, वो एक मात्रा, कहीं इस तरह से साइन बना होगा एस की तरह से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? गुरु। गुरु का मतलब क्या हो गया? उसकी 2 मात्राएं होगी। ठीक है बच्चे, चलो आगे देखते हैं। अब समझते हैं कि ये आगत ध्वनियां क्या है बच्चे। तो आगत ध्वनियां देखते हैं, आगत ध्वनियां देखते हैं। अब आगत स्वर तो हमने देख लिया, आगत ध्वनियां देखें तो ध्वनियां भी तो जो है वर्णी होता है। और ध्वनि कितने प्रकार की होती है? तो आपने कहा 2 प्रकार की, स्वर होगी और व्यंजन होगी, या वर्ण पूछे। लेकिन ये आगत ध्वनियां क्या है? चलो स्वर तो हमने देख लिया, ध्वनियां क्या है? तो बच्चे आगत ध्वनियां अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लेना तो कितनी आगत ध्वनियां होती हैं? 2 होती हैं बच्चे। कौन सी? तो आप कहोगे ये भी तो एक प्रकार की ध्वनि है, जिसे आपने अभी बताया आगत स्वर, ये भी आगत ध्वनियां है। और बच्चे अगर कहीं ये नुक्ता लग गया, पॉइंट इस तरह से, नुक्ता किसी अक्षर के नीचे, जैसे मैं बताता हूं नुक्ता किसके पीछे, मान लो आपने कहा कि कै के नीचे लग गया, ये आपने देखा होगा खे के नीचे लग गया, गे के नीचे लग गया, जय के नीचे लग गया, या फे के नीचे लग गया। ये क्या होता है बच्चे? ये नुक्ता वाले। तो ये भी तो हमने कहीं ना कहीं से ली है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमने, आप देखोगे ये कहां से ले रखी है? तो अरबी फारसी भाषा से ले रखी है। कहां से ले रखी है? अरबी फारसी भाषा से। कहां से ले रखी है बच्चे? एक बार और बता दो। अरबी फारसी भाषा से। कौन से ले रखे हैं? नुक्ता वाले। तो आपने कहा कैसी बात कर रहे हो, इनमें क्या अंतर है? तो हमारे पास पहले से ही है। पहले से नहीं है बच्चे, पहले से नहीं है ये। अगर आप बात करोगे कैसे नहीं है, तो आपने कहा जैसे मान लो ये है, तो हमारे पास ये था नहीं क्या खुदा। अब आपने बस इसमें यही तो करा कि नुक्ता टेक दिया एक, तो नुक्ता टेकने से क्या हो गया? ये है तो खुदा ही बच्चे, बहुत हो गया। अगर आप ऊपर वाले बात कर रहे हो खुदा, तो ये होता है खोदना, अपने लिए गड्ढा खोद दिया। अगर आप दोनों को एक समझ रहे हैं, खोदना। और नीचे वाला अगर आपने खुदा लिखा है तो इसका मतलब होता है जिसे आप बोलते हो गॉड, यानी कि भगवान, अल्लाह, क्रिसमस, ईसा मसीह, जो भी आप कह रहे हैं, ऊपर वाला, इसका मतलब होता है गॉड। समझ गए बच्चे? तो आगत स्वर कितने होते हैं? आपने कहा अर्धचंद्र वाला, बिना बिंदी वाला। बिना बिंदी अगर लग गई तो वो क्या बन गया बच्चे? वो बन गया अनुनासिक। क्लियर है? और आगत ध्वनियां कितनी है? तो आपने कहा 2 है जी। कौन कौन सी? एक तो आगत स्वर है जो आपने पढ़ाया ये, और एक ये नुक्ते वाले जो है। तो मैंने कहा ये नुक्ते वाले शब्द कहां से लिए? तो आपने क्या बताया मुझे कि अरबी फारसी भाषा से लिए हैं। समझ गए इतनी सारी चीजें? चलो अब आगे देखते हैं बच्चों। अब हम देखते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है, चलो बच्चे अब हम देखते हैं कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, किस किस भाग में बांटा गया है। तो हिंदी स्वरों का वर्गीकरण ध्यान से समझना ये बच्चे। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। तो बच्चे जो पहला होता है इसमें, अगर मैं पहला वर्गीकरण देखूं तो वह होता है मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। जो हिंदी के स्वर हैं 11, उन्हें मात्रा के आधार पर भी बांटा गया है। आप कहें मात्रा के आधार पर, तो मात्रा को बच्चे कहीं कहीं लिखा हो सकता है कालमान के आधार पर। कालमान, कालमान समझ गए ना, यानी कि किसी स्वर का उच्चारण करते समय कितना समय लगता है। समझ गए? मात्रा के आधार पर या कालमान के आधार पर। ये बच्चे एक और लिखा जा सकता है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, समय के आधार पर। देखते हैं कितने प्रकार के स्वर होते हैं। तो पहला वर्गीकरण मैंने क्या बताया हिंदी भाषा के स्वरों का? तो आपने कहा मात्रा के आधार पर। किसके मात्रा के आधार पर? स्वरों की मात्रा की। कितनी मात्राएं होती है स्वरों की? 10 होती हैं। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं बच्चे। क्लियर है? चलो अब देखते हैं बच्चे कितने प्रकार के होते हैं। तो किसी ने कहा कि ये तो जी 3 होते हैं। अच्छे से समझना बच्चे सारी चीजें।
अब मैंने कहा कि 3 होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? तो आपने कहा एक होते हैं ऋषु स्वर। कौन से होते हैं? ऋषु स्वर। इन्हीं को बच्चे लघु स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु स्वर। और क्योंकि बच्चे इनमें एक मात्रा होती है तो इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। और बच्चे क्योंकि इन स्वरों के निर्माण से ही अन्य स्वर भी बनते हैं तो इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? मूल स्वर। अब समझ लेना बच्चे, कोई इनका एक नाम नहीं है। क्या नाम है? ऋषभ स्वर। क्योंकि ये छोटे होते हैं इन्हें लघु स्वर भी बोलते हैं। क्योंकि इनमें एक मात्रा होती है, जब हम छंद में काउंट करते हैं तो एक मात्रा काउंट होती है, तो इसे क्या कहा जाता है? एक मात्रिक छंद। आप सभी छंदों के निर्माण में देखेंगे, छंद नहीं सॉरी, स्वरों के निर्माण में देखेंगे तो इनका योगदान होता है। तो आप कहोगे कि इसका मतलब ये तो मूल स्वर है। हाँ बच्चे, मूल स्वर भी है ये। तो कोई सा भी नाम लिखा हो ना, ऋषभ स्वर लिखा हो, लघु स्वर लिखा हो, एकमात्रिक स्वर लिखा हो या मूल स्वर लिखा हो, एक ही बात होगी। अब सवाल उठता है कितने गुरुजी? तो इनकी संख्या कितनी है बच्चे? 4। अब ये 4 है कौन कौन से बच्चे? तो देखो ये है ए, क्या है? ए, फिर क्या है? ई, फिर क्या है? ऊ, और फिर क्या है? री। तो बच्चे 4 संख्या होगी। क्लियर है? यहां से कितनी संख्या होगी मूल स्वरों की? 4। ए, ई, ऊ, री। तो आपने कहा गुरुजी अगर बता ही रहे हो तो छंद में इनकी मात्रा कैसे गिनेंगे ये भी बता दो। तो बच्चे अगर मैं छंद की बात करूं, आपसे कहूं कि छंद में कितनी मात्रा होगी, जब आप छंद काउंट करेंगे, छंद में मात्रा, मैं यहां लिख देता हूं छंद में मात्रा। तो ये जो बच्चे ये है ना, इसकी मात्रा कितनी होगी? 1। इसकी मात्रा कितनी होगी? 1। इसकी मात्रा कितनी होगी? 1। और इसकी मात्रा कितनी होगी बच्चे? 1। तो चारों के चारों मूल स्वरों की मात्रा कितनी हुई? 1। तो याद रखना, छंद में काउंट करवाऊंगा तुमसे, और नहीं करे तो डंडे भी लगेंगे तुम्हारे। अब आ जाओ, चलो दूसरे स्वर पे चलते हैं। दूसरा जो स्वर गाता है उसे बच्चे बोलते हैं दीर्घ स्वर। क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। तो आपने कहा कि आपने ये तो बताया ही नहीं कितना समय लग रहा है। तो बच्चे कंपेयर तो होने दो, कितना समय लगता है। तो मैंने कहा जितना भी ऋषु स्वर में समय लग रहा है ना उसको उच्चारण करने में, उससे दुगना समय लगता है। कितना लगता है? दुगना समय। तो दुगना समय लगता है तो क्या इनमें 2 मात्राएं भी होती हैं जी? हाँ जी, 2 मात्राएं भी होती हैं। तो फिर तो इन्हें कहेंगे आप कि द्विमात्रिक स्वर भी बोलेंगे इन्हें। तो बिल्कुल सही कहा। क्या बोलेंगे इन्हें? द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर। तो आपने कहा गुरुजी इसी से बनेंगे ये? हाँ बच्चे, इसी से बनेंगे। तो फिर ये तो संयुक्त हो जाएंगे। अगर हम इन्हें मिला के बनेंगे तो ये तो संयुक्त हो जाएंगे। तो बच्चे संयुक्त स्वर भी तो इन्हीं को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इन्हीं को? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर इन्हीं को कहा जाता है। फिर आपने कहा और गुरुजी संधि में भी तो जुड़ते हैं, ए प्लस ए मिलकर आ बनता है, छोटी और छोटी मिलकर बड़ी भी बनते हैं। तो गुरुजी ये तो संधि स्वर भी हो गए। तो बिल्कुल बच्चे यही तो है वो। क्या है ये? संधि स्वर। संधि स्वर यही है बच्चे। तो दीर्घ स्वर कहा, द्विमात्रिक स्वर कहा, संयुक्त स्वर कहा और संधि स्वर कहा, यही हो गए। फिर आपने कहा अभी तो आप ये बता रहे थे कि जब हम छंद में इनकी मात्रा गिनेंगे तो इनकी मात्रा 2 होती है। 2 क्यों होती है? क्योंकि इनका उच्चारण करने में ऋषु स्वरों से दुगना समय लगता है। तो आपने तो ये कहा था कि जहां भी 2 मात्रा होंगी उसके लिए हम इस तरह का साइन लगाएंगे, इसकी तरह। तो क्या कहेंगे हम उसे? कि इस तरह का गुरु साइन लगाएंगे, इस तरह का 2 मात्राओं के लिए। ठीक है। तो आपने कहा ये साइन तो गुरु स्वर कहलाता है। तो बच्चे इन्हीं को भी तो गुरु स्वर बोलते हैं। तो देख लो बच्चों ध्यान से, स्वर कोई सा भी पूछा हो बात एक ही है। आपसे दीर्घ स्वर पूछा हो, द्विमात्रिक स्वर पूछा हो, संयुक्त स्वर पूछा हो, संधि स्वर पूछा हो, गुरु स्वर पूछा हो, एक ही बात होगी बच्चे। तो आपने कहा अब इनकी संख्या भी बता दो। तो बताने की क्या जरूरत है बच्चे, आप ही बताओ कितनी संख्या होगी। जब स्वरों की टोटल संख्या जो है कितनी होती है? 11 और 4 यहाँ हो गए, तो बच्चे इनकी संख्या कितनी मिलेगी? तो आपने कहा गुरुजी इनकी संख्या तो 7 मिलेगी। चलो 7 मिलेगी, बिल्कुल सही बता दिया। तो एक बार ये भी कंफर्म कर लेते हैं हम, है कौन कौन से। तो आपने कहा ए तो वहां हो गया, इसका मतलब कौन सा हो गया? आ हो जाएगा। फिर तो बिल्कुल सही बताया। फिर तो बड़ी भी हो जाएगा गुरुजी, बिल्कुल सही बताया। फिर तो बड़ाऊ भी हो जाएगा, हो गया बड़ाऊ। फिर आपने कहा अच्छा जी फिर तो ए भी हो जाएगा, हाँ जी।
फिर तो आई भी हो जाएगा, बिल्कुल सही बताया। फिर ओ भी हो जाएगा तो बिल्कुल सही, और फिर तो औ भी हो जाएगा। तो कितनी मात्राएं होगी बच्चे? तो आपने कहा 7 स्वर हो गए जी। छंद में कितनी मात्रा गिनी जाएंगी इनकी? 2। ऋषु स्वर से कितना समय लगता है इनमें? दुगना समय लगता है बच्चे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप क्या करेंगे? 7। लेकिन बच्चे अगर आपसे कभी पूछ लिया, क्या पूछ लिया कि ये जो आगत स्वर है भैया, ये आगत स्वर, इसकी कितनी मात्रा होंगी? तो आपने अभी पढ़ के आया कि भाई आगत स्वर की तो छंद में 2 मात्राएं गिनेंगे। तो अगर गुरुजी उनकी 2 मात्रा गिन रही हैं और सवाल वाले ने हमसे पूछ ही लिया कि भैया ये कौन सा है, ये ऋषु स्वर है, दीर्घ स्वर है या प्लुत स्वर है, तो बच्चे क्या मानेंगे? दीर्घ स्वर मानेंगे। लेकिन बच्चे अगर वो पूछता है दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो 8 बिल्कुल नहीं मानेंगे। समझ गए? 8 नहीं मानेंगे, नहीं तो एक क्वेश्चन तो हमारा गया, अपना और ले गया, 1/3 या 1/4 और ले जाएगा। तो ऐसा नुकसान बिल्कुल नहीं करना। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी? 4। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी? 7। लेकिन आगत स्वर को कैसा स्वर मानेंगे? अगर हमने उसने पूछ लिया तो आपने कहा दीर्घ स्वर मानेंगे। कितनी मात्राएं होती हैं? 2 मात्राएं होती हैं। समझ गए यहां तक? आओ बच्चों अब तीसरा स्वर देखते हैं। तो आपने पहला स्वर क्या पढ़ा? पहला आपने पढ़ा बच्चों ऋषु स्वर। अब क्या क्या नाम बोलते हैं ये आपने देख लिया। फिर दूसरा कौन सा पढ़ा आपने बच्चों? दीर्घ स्वर। अब बात करते हैं तीसरे स्वर की कि ये क्या बला है? ये प्लूत। ये तो ऐसा लग रहा गुरुजी जैसे परेत टाइप है, खा जाएगा हमें। खाएगा नहीं बच्चों, ये प्लूत स्वर है। बात करते हैं क्या है इसमें। तो ऋषु स्वरों की संख्या कितनी होगी बच्चे? बताइए एक बार दोबारा से। 4। और दीर्घ स्वरों की बताइए, चलो चेक कर लेता हूं मैं आपको। तो आपने कहा 11। वाह बच्चे, अरे मेरे बच्चे समझदार हो गए भाई। अब यहां बात करते हैं प्लुत स्वर में। आपने कहा इनसे है ना 2 गुना समय लगता है जी। 2 गुना समय लगता है किसमें? तो आपने कहा इसमें। और इनसे है ना ऋषु स्वरों से 3 गुना समय लगता है बच्चे प्लुत स्वर में। तो आपने कहा 3 गुना। फिर इसके लिए क्या करेंगे? पहचान दे देंगे एक। क्या पहचान दे देंगे? तो आप जो है ओम ऐसे मत लिखो गुरुजी, उसमें एक 3 कुतीना बना दो। ऐसे ही लिखते हैं हिंदी में 3 कुतीना। तो जहां भी ये दिख जाए ना आपको बीच में, याद रखना ये प्लुत स्वर होगा बच्चों। और प्लुत स्वर की संख्या कितनी होती है? तो बच्चे कोई संख्या नहीं होती प्लुत स्वर की। ठीक है, हमेशा आपको यही दिखेगा 3 का 3। ना आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कभी कि प्लुत स्वर की संख्या कितनी होती है, तो फिर ये कहा इसकी क्या जरूरत थी। ये तो बच्चे किसी में भी यूज किया जा सकता है। जिस शब्द को आप बहुत ज्यादा खींचना चाह रहे हो, चिल्लाने वाला काम कर रहे हो, हे राम ओम, यानी कि संगीत वाले चीज जिन्हें आप चिल्ला के गा रहे हैं, खींचना चाह रहे हैं आप लंबा, तो उन सब शब्दों में जो है प्लुत स्वर का यूज कर सकते हैं। तो आपने कहा गुरुजी हमने कभी ये हिंदी भाषा में देखा तो है ना ऐसा शब्द लिखा, वहां तो ओम या तो ऐसे लिख दें जी, हम टैटू बनवावे, या जो है बहुत सारे ऐसे लिख दें ओम। हमने तो ऐसा कभी ना देखा जी। तो बच्चे ये इसलिए नहीं देखा हिंदी भाषा में क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है। हिंदी के भाषाओं में ये यूज नहीं होता प्लुत स्वर। तो हिंदी भाषाओं में यूज नहीं होता तो संस्कृत का ही शब्द है ये। हाँ जी। तो फिर आपने कहा फिर तो गुरुजी ये तत्सम शब्द हुआ। तो मैं भी तो कह रहा हूं भैया, जहां भी आपको प्लुत स्वर का यूज दिखाई दे वो कैसा शब्द हुआ? तत्सम शब्द हुआ। अब आके क्लियर हुई बच्चे बात। अब चलो एक बात और करते हैं कि अच्छा आपने बता दिया कि जिनके उच्चारण में ऋषु स्वरों से 3 गुना समय लगता है उन्हें हम जो है प्लुत स्वर बोलते हैं। और अगर गुरुजी उन्होंने ऐसा पूछ लिया कि वे स्वर कौन से हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से दुगना समय लगता है, तो यही तो है भैया। अगर दीर्घ स्वरों की बात मैं करूं तो इनके सापेक्ष इनमें कितना समय लगता है? 2 गुना समय लगता है। एक बात और याद रखना बच्चों, जिसमें भी प्लुत स्वर का यूज होगा ना वो शब्द अकारांत होगा। कैसा होगा? अकारांत। अगर मैं इसकी बात करूं तो अकारांत होगा ये। अब आप कहोगे ये क्या बवाल है जी अकारांत? अकारांत का मतलब है जो शब्द ए पे शुरू खत्म हो रहा हो, सॉरी शुरू नहीं समाप्त जो है हो रहा हो। तो यूं कह जी आकारांत क्या होगा? आकारांत वो हो जाएगा बच्चे जो आ पे खत्म हो रहा। तो इकारांत क्या हो जाएगा जी? जो ई पे खत्म हो रहा। हाँ बच्चे समझ गए अब तुम। तो ओम आप देखोगे तो ये किस पे खत्म हो रहा? आप देख रहे हो मैं किस के बाद क्या जुड़ रहा? ए।
और एक बात और है गुरुजी, हम एक बात और देख रहे हैं, क्या ये जहां भी प्लूत स्वर आएगा उससे पहले दीर्घ स्वर ही होगा? पक्का सही समझ गए भाई, जहां भी प्लूत स्वर का यूज होगा ना उससे पहले दीर्घ स्वर होगा, और उस शब्द की समाप्ति किस पे होगी? तो आप क्या होगे? अकारांत ए पे होगी। तो मैं समझ गए, मान लो बच्चे कि आप समझ गए, चलो बहुत बढ़िया है, फिर तो समझ गए तो आ जाओ। अब इस दीर्घ स्वर में और गहराई से उतरते हैं। यहां से बड़े टेढ़े टेढ़े क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन भैया हमने भी मान लिया आपकी बार कि भैया हमें भी एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। लेखपाल हो या कानून को हो या वीडियो हो या दरोगा हो या यूपी पुलिस हो और या एसएससी जीडी हो, हिंदी का क्वेश्चन तो कतई नहीं छोड़ेंगे। तो आ जाओ बच्चों, दीर्घ स्वर समझते हैं अब। चलो बच्चों, अब दीर्घ स्वर की भी गहराई में उतर लेते हैं कि क्या बवाल है ये दीर्घ स्वर। देखेंगे आज कौन सा क्वेश्चन बचेगा हमसे। आ जाओ, दीर्घ स्वर भी समझते हैं। तो ये क्या है बच्चे? ये है दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर कितने पढ़ लिए हमने बच्चों? तो आप कह रहे हो 7 पढ़ लिए जी। बताने की जरूरत है? अरे बाल को तुम ही बता दो कितने। चलो मान लिया मैंने, तुम्हें सारा पता। तो दीर्घ स्वर में आप आते हैं बच्चे। दीर्घ स्वर जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दीर्घ स्वर भैया? 2 प्रकार के। तो आपने कहा कौन कौन सा? उनके गुरुजी एक होते हैं सजातीय। सजातीय का मतलब क्या हो गया भैया? कोई यादव यादव बिया कर रहा है या जाट जाट बिया कर रहा है, चौहान चौहान बिया कर रहा है, तो वो कैसा बिया हुए? सजातीय, समान जातियों में। और समान गोत्र में नहीं कहा मैंने, समान जातियों में। तो उसे हम क्या बोले? सजातीय। इसका मतलब ये तो एक ही जाति के मिलेंगे। हाँ जी, एक ही जाति के मिलेंगे। तो ये कौन से होंगे गुरुजी? ये होंगे बच्चे 3। और कौन से होंगे ये? तो आपने कहा आ होगा, ई होगा और औ होगा। अब बेटे अब समझ में आ गए सजातीय स्वर कौन से हो? ये हो सजातीय स्वर। और बच्चे एक बात और समझ लो, अगर कभी यू क्वेश्चन पूछ लिया ना दीर्घ स्वर कितने हो और वह 7 ऑप्शन में ना हुआ, तो बेटे नहीं कहा जा 3, यही है ये। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को मूल दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? मूल दीर्घ स्वर। और जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना इस चैप्टर के, देख लियो 150 से क्वेश्चन पार कर दूंगा, 150 क्वेश्चन करवाऊंगा। और अगर ये क्लास आपने पढ़ ली और एक भी क्वेश्चन छूट गया आपका, तो बेटे नाश ही हो जाओगा बिल्कुल। तो यहाँ आ जाओ, हमने पढ़ लिया सजातीय स्वर जो है कितने होते हैं? 3, आ, ई और औ। और इन्हीं को क्या बोलते हैं? मूल दीर्घ स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल दीर्घ स्वर बोलते हैं। यानी कि वे स्वर जो समान स्वरों के मेल से बनते हैं। फिर बताओ एक बार, सजातीय, समान जाति से, यानी कि वे स्वर जो समान स्वरों से मिलकर बनते हैं। जी कैसे समझियो हमें? तो देखिए ये जो आ है, आपको नहीं लग रहा है कि इससे मिलकर बना? ये ए और ए से मिलकर बना? जरूरी नहीं होता बच्चे ये ए और ए से मिला। ये हो सके है कि ए और आ से मिलकर बना हो, और ऐसा भी हो सके है कि ये आ और आ से मिलकर बना हो। समझ गए? तो ये समान से ही बनते हैं। अब चलते हैं बच्चे दूसरा। ये क्या होता है? विजातीय स्वर। विजातीय स्वर कि ये कितने हो बच्चे? जब ये टोटल 7 हो और यहाँ जो है टोटल 3 हो गए, तो इनकी संख्या क्या बच गई? 4। अब आप कहोगे विजातीय कौन से हो? तो जो 2 असमान स्वरों से मिलकर बने। भाई बिल्कुल सही समझ गए। तो आपने यहां लिखा 2 असमान स्वरों का मेल। 2 असमान स्वरों का मेल। और बच्चे एक बात याद रखियो, जो दीर्घ स्वर पढ़ रहे हो ना, ये आप तोड़ के ऐसे, ये संधि पढ़ रहे हो आप, ये स्वर संधि पढ़ रहे हो। तो यूं मत समझियो कि जो है आप ये समझ गए कि वर्णमाला पढ़ ली। वर्णमाला पढ़ ली ना तो स्वर संधि सीख गए, और बेटे छंद भी सीख गए। तो अब आ जाओ कैसे कैसे बने। देखो, अगर मैं या तो ए ले लूं या मेरी मर्जी है मैं आ ले लूं, समझ गए? और इसके साथ अगर मैं ये मिला दूं ना, चाहे छोटी मिला दूं या बड़ी मिला दूं, तो पता बच्चों क्या बनेगा? ये बनेगा। अब देखो, आपने कहा भाई ये तो सही में कह रहे, ये तो 2 असमान से मिलकर बन गया। बन गया या नहीं बन गया? अब आगे चलते हैं। देखो, आपने कहा फिर जो है अगर मैं ए ले लूं और आ ले लूं और इसके साथ यही मिला दूं, यही वाला, तो बच्चे क्या बन जाएगा? ये यही बन जाएगा, आई। हो गया कम? अब आ जाओ, अगर मैं बात करूं यहां कि मैं ए ले लूं या आ ले लूं
और इसके साथ जो है या तो छोटा ओ मिला दूं या बड़ा ओ मिला दूं, तो बच्चे ओ बन जाएगा ओ। और अगर ए या आ के साथ यही मिला दूं या तो ओ मिला दूं या औ मिला दूं, तो बच्चा क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। और जो इसे पढ़े हम बचपन में, तो इसका मतलब ये कौन से हो गए बच्चे, ये 4 हो गए। ये हो गया, आई हो गया, ओ हो गया और औ हो गया। और बच्चे ये सीख गए तो संधि सीख गए। क्या सीख गए आप, संधि सीख गए। ये सारी संधि के नियम चल रहे, तो इसीलिए स्वरों को कैसे समझना है, समझ गए बच्चे। तो अगर दीर्घ स्वरों की संख्या पूछे तो 7। बच्चे कभी दीर्घ स्वर देखे वो मूल दीर्घ स्वर भी पूछ रहे हैं कि इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा है, तो ऐसा ऑप्शन दे हुए हैं कि वे भी लगा दें, तो आप कहोगे वे भी तो दीर्घ है, तो फिर हमें ये मानने पड़ जाए। समझ गए। तो मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 3। विजातीय स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 4। समझ गए बच्चे। और एक बात और याद रखना बच्चे, देखो संयुक्त तो ये भी हुए, संयुक्त तो हुए लेकिन ये समान से हुए, तो संयुक्त तो इन्हें माना जा कि भाई भारत और पाकिस्तान एक हो गए, इसे संयुक्त बोला जा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश एक हो गए, इन्हें क्या है, ये तो आपस के 2 भाई हैं, हो गए एक, तो संयुक्त। तो ये अलग अलग हुए, तो इन्हीं को बच्चे पता क्या कहा जा, इन्हीं को कहा जा संयुक्त स्वर। क्या कहा जाए ना, संयुक्त स्वर। तो आपसे संयुक्त स्वर पूछे या विजातीय स्वर पूछे, एक ही बात होगी बच्चे। तो कितने बता दो अब। तो दीर्घ स्वरों की ऑल ओवर संख्या कितनी, 7। मूल दीर्घ स्वर कितने, 3। संयुक्त स्वर या विजातीय स्वरों की संख्या कितनी, 4। अब आ गया समझ में। चलो बच्चों प्लूत स्वर समझ गए, चलो इतना है तो बहुत बढ़िया। चलो बच्चों आगे देखते हैं अब क्लास में। तो आपने पढ़ लिया स्वरों का जो वर्गीकरण हमने कैसे करा, तो पहले पढ़ा मात्रा के आधार पर। जो दूसरा जो उच्चारण हम करेंगे, दूसरा जो भेद करेंगे, अब बताने को तो मैं बता दूं कि भैया किसी स्वर का उच्चारण करते समय हमारा मुंह कितनी बड़ी मात्रा में खुला है। जैसे मैंने कही ए, थोड़ा सा ही खोला, आपने कही ई, इसमें तो और भी कम खोला है जी, तो फिर बड़ा खोल लो, इनका आ, बस बंद कर लो, मक्खी घुस जाओगी अब नहीं तो। समझ गए। तो दूसरा हम वर्ग पढ़ेंगे नहीं आज बच्चे, जब मैं कल क्लास शुरू करूंगा ना, तो आपको जो है ये शब्द समझ में आने चाहिए। स्वर चित्र जो मैं बना रहा हूं, इस स्वर चित्र को समझ लो, इस स्वर चित्र को समझ लो। अगर ये समझ लिया तो बच्चे आज के बाद रटने की जरूरत ना पड़े कि आप पढ़ रहे हो, कोई सी भी किताब पढ़ रहे हो, उसमें एक पेज पे यू लिख रहा है अर्धविवृत, दूसरे पेज पे कुछ और लिख रहा है, यू का बवाल है जी। संवृत पढ़ रहे हो, अर्धविवृत पढ़ रहे हो, वृत्तामुखी पढ़ रहे हो, गोलाकार पढ़ रहे हो, तो ये सारी समझ लोगे। अग्र स्वर पढ़ रहे हो, मध्य स्वर पढ़ रहे हो, पश्च स्वर पढ़ रहे हो, आज समझ लो, ये स्वर चित्र समझ लो पहले, ठीक है। और बाकी वे समझाऊंगा कल, कौन से जो है संवृत हो, कौन से अर्धविवृत हो। तो स्वर चित्र बनाइयो जी, ये बन गया स्वर, इसे हम बोले स्वर चित्र। पता है ये क्या है, ये बेटे आपका मुंह है, और इसके मुंह के अंदर यू है तुम्हारी जीभ। क्या है ये, जीभ। और आज तो मैं बना रहा हूं इसे, जब कल मैं बनाऊंगा ना तो अपनी कॉपी पे मेरे से पहले बनाते चलिए साथ के साथ, ठीक है। तो यहाँ कौन सा रखेंगे जी, यहाँ रखेंगे ई और आई, चलो ठीक है जी। यहाँ कौन से रखेंगे, यहाँ रखेंगे ऊ और औ, ये भी ठीक है। यहाँ क्या रखेंगे जी, ए, और यहाँ क्या रखेंगे, आई, ये वाला आई, ठीक है। यहाँ क्या रखेंगे जी, यहाँ रखेंगे ओ, और यहाँ क्या रखेंगे जी, यहाँ रखेंगे औ, और यहाँ क्या रखेंगे जी, आ, और ये बीच में जीभ की नोक पे क्या रखेंगे जी, यहाँ रखेंगे ए। और हमें जी आगत स्वर भी लिखना पड़ जाए तो क्या लिखेंगे, तो आगत स्वर को हम यहाँ लिख लेंगे, सॉरी अनुनासिक लिखा गया, देखो बिंदी, बिंदी मत लगा देना बच्चों, गड़बड़ हो जाओगी। जहां जरूरत हो वहीं बिंदी लगाओ। उनका जी एक बार और बता के दिखाइयो, तो चलो एक बार और बना के देख ले। ये है देखो स्वर चित्र बनाया आपने, ये बन गया स्वर चित्र। इसमें 2 मात्राएं खींच दी, जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है, इसे चकोर बना लो, समझना है आपको। और ये बन गई आपकी जीभ। तो इनका जी यहाँ क्या लिखा भाई, यहाँ लिखा ई, और यहाँ क्या लिखा आई, और यहाँ क्या लिखा जी ऊ, और यहाँ औ, और यहाँ क्या लिखा जी ए, यहाँ क्या लिखा आई, यहाँ क्या लिखा जी आपने ए, यहाँ क्या लिखा, ये लिखा जो हम लेकर आए इसे लंदन से, पुर्तगाल से, यूरोपियों ने दिया ही हमें। और यहाँ क्या है जी, यहाँ आ, और यहाँ क्या है जी, यहाँ तो हमारी औरत है जी, और यहाँ क्या है, यहाँ ओ है। ये बन गया स्वर चित्र।
और बच्चों इसे अच्छे से स्वर चित्र को पढ़ियो कि कौन सा कहाँ है और कौन सा कहाँ है, और उसके बाद तुम्हारी यू मान लो सारी टेंशन खत्म है। यू अर्धविव्रत क्या है, यू मध्य क्या है, यू पश्च क्या है, यू वृत्ताकार क्या है, सारी चीज समझा दूंगा। बस आप क्लास में बैठे बैठे यूं करोगे, ऊ गोल बना या कैसे बना, आपने कहा ए, आपकी जीभ आगे गई पीछे गई, ई, बस सारे स्वर चित्र से समझने हैं। तो बच्चों मैं आज की क्लास जो है आपकी यहीं खत्म करता हूं। कल जब हम पढ़ेंगे तो इस स्वर चित्र को याद करके आना। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, खुश रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। और एक बात तो मैं भूल ही गया बच्चों, तुम क्लास तो मेरी देख रहे हो, मेरी एनर्जी भी कितनी लग रही है, और चैनल सब्सक्राइब किया नहीं आपने। तो एक बात याद रखो बच्चों, वीरेंद्र क्लासेस का चैनल सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब ही करोगे बस। अगर पोस्ट अच्छी लग रही है तो उस पर कमेंट नहीं करोगे, और लाइक भी तो करोगे बच्चों। और यू तुम जैसे और बालकों को मिले, इसके लिए इस क्लास को शेयर भी मत करना भूलियो। समझ गए बच्चों? चलो तो अब मिलते हैं कल। ओके।